नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर हितांशु मांटा जी से, जो कि एक आयुर्वेदाचार्य हैं और साथ ही स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हैं कसुम्पटी शिमला में, जो कि निदेशालय है आयुर्वेदा का। तो हितांशु मांटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो देखिए, हम आज बात करने वाले हैं आयुर्वेद के बारे में। तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि स्वास्थ्य जो होता है उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। यदि हम आयुर्वेद की बात करें तो स्वास्थ्य की जो परिभाषा आयुर्वेदानुसार हम लेते हैं जी। अगर मैं इसको श्लोक की उसमें परिभाषित करूं तो हम ये कह सकते हैं कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और जो हमारे पास रोगी हैं, जो कोई भी हमारे पास आतुर हैं, उनके विकारों की रक्षा करना जी। और आयुर्वेद एक आयुर और विज्ञान दो शब्दों से बना है। हाँ जी, उससे बना है। तो ये एक आयु का विज्ञान है और इसको हम स्वास्थ्य की जो परिभाषा हम लेते हैं आयुर्वेदानुसार वो यही है कि हिता हितम सुखम दुखम हिता हितम मानम च यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते, यानी कि हित की अहित की जो कामना करे, हित आयु अहित आयु, उसी को हम स्वास्थ्य में परिभाषित करते हैं जी। तो आयुर्वेद का जो मुख्य प्रयोजन भी है और जो आयुर्वेद हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें अपनी जीवन शैली को जीना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, तो ये एक स्वास्थ्य की दृष्टि में यही इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं। जी। हाँ तो जी। आपने अभी कहा हितायु और अहितायु। हाँ जी। इन दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ हमें बताइए और हाँ जी। ये जो मानव जीवन है उसमें इसका क्या योगदान रहता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा एक प्रश्न किया है। जी, धन्यवाद। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर इंसान के लिए, इसको दो छोटे से शब्दों को समझना कि हित आयु और अहित आयु, हमारे हित में क्या है, ऐसा क्या हमारे हित में है जिससे हमारी आयु आगे की ओर अग्रसर हो। जी। और अहित आयु से तो आप समझ गए होंगे जी, कि इट्स बिल्कुल। ऑपोजिट ऑफ दैट। जी। तो इसी तरह हमारे हित में क्या क्या चीज़ें हैं, आयुर्वेद इस चीज़ का हमें ज्ञान करवाता है कि हमारे लिए हितकर क्या आहार है, क्या विहार है, कौन सा देश काल प्रकृति वय और किस के अनुसार हमें अपनी ज़िंदगी आगे अग्रसर करनी चाहिए। यही एक आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। हाँ जी। तो अब आप हमें ये बताइए, आपने कहा कि एक अच्छा जीवन किस तरह से व्यतीत किया जाना चाहिए, तो आयुर्वेदा के अनुसार किस तरह से एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। हाँ जी। तो आज मैं एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में और एक बहुत इस फॉर्म में लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ कि जो लोगों को समझ आए और एक सूक्ष्म एक ऐसे तरीके से दिनचर्या को हम प्रस्तुत करेंगे कि एक कॉमन इंसान को भी समझ आए कि दिनचर्या किस तरह से हम लोग पालन कर सकते हैं जी। और ये दिनचर्या जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये बहुत ही यू कैन से 2 मिनट्स का रिजीम है, बहुत ही कम समय में हम इसको फॉलो कर सकते हैं जी। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और सबसे पहले आयुर्वेद में हम लोग शुरू करते हैं ब्रह्म जो आपका कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त जागरण। जी। तो ब्रह्म मुहूर्त जागरण आप ये कह सकते हैं जो ब्रह्म बेला है 4:30 से आप 4 से, वैसे तो 4 से 4:30 है, नहीं उठ पाते हैं तो 4:30 से 5 के बीच में ये आपकी ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। मतलब कि 4:30 से 5 बजे के बीच जाग जाना बिल्कुल। चाहिए। यू कैन से दैट इट इज अ अर्ली बर्ड राइजिंग टाइम विच आयुर्वेदा प्रिस्क्राइब्स, कि जो जैसे बर्ड्स उठते हैं वही उसी से ही हमने एक वो लिया है कि उन्हीं के जीवन शैली को देखते कि वो जिस मतलब तरह कि प्रकृति से एक तरह से कहा जाए तो प्रकृति से जुड़ के ये जो आयुर्वेदा है वो जीवन जीने का तरीका बताता है। बिल्कुल। और ये प्रकृति का मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। जी। तो वो एक जिसको हम पंच महाभूतिक संगठन कहते हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, वो प्रकृति से एक अलग संबंध आयुर्वेद का है। जी। यानी कि हम लोग इन 5 चीज़ों से ही निर्मित हैं। जी। और जब हमारा शरीर क्षरण हो जाता है, व्हेन इट गेट्स डैमेज्ड एंड इन द एंड, तो हम वही चीज़ें प्रकृति को वापस दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब डेड बॉडी आपकी बर्न हो जाती है
तो आप जो अस्थियां हैं वो जल में प्रवाहित हो जाती जी। हैं, उसका जो तो ये जल को चला गया। उसी तरह हमारा जो एशेस की फॉर्म में जो ऊपर उड़ जाता है जी। तो वो हमारा अग्नि की फॉर्म में चला गया, आकाश में चला गया। ठीक है, तो बाकी हमारा पृथ्वी में चला गया। तो ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब हमने जो लिया था सबसे 5 जिससे हम निर्मित थे, वो हमने वापस वी हैव रिटर्न टू द प्रकृति। सो दैट इज द कोरिलेशन ऑफ आयुर्वेदा विद प्रकृति। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं दिनचर्या की। तो दिनचर्या में अगर हम ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण का सबसे बड़ा फायदा यही है कि साइंटिफिकली अगर हम कहें तो ऑक्सीजन कंटेंट जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में है दैट इज 21%, वो हम सभी को मालूम है। और उसी तरह नाइट्रोजन हमारा 78 पॉइंट समथिंग है। तो अब जो 21% ऑक्सीजन है उसमें से जो एक रूम में ऑक्सीजन होता है दैट इज हार्डली 10%। जी। और उस 10% में भी मुझे नहीं लगता कि हम लोग जोर से सांस लेते हैं या कोई ऐसा हम लोग उसके लिए टॉयल करते हैं कि हम जोर से उसको सांस को लिए जाए, मतलब तो गहरी सांस ली जाए। जी हाँ, मुझे भी क्योंकि याद नहीं आ रहा है कि मैं गहरी सांस लेती हूँ कभी। एग्जैक्टली। तो उसमें से 5% ही जो ऑक्सीजन है, 21% में से 10% अगर रूम के अंदर है तो 10 में से 5% हम लोग नॉर्मली इनहेल कर पाते हैं। जी। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उस 5% में क्या वो हमारी वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स को मिल रही है, हमारे आइज़ को भी प्राप्त हो रही है, हमारे जितने भी सूक्ष्म कण हैं बॉडी के, सेल्स हैं, हमारा ब्रेन है, और जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, क्या स्किन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो हमारे शरीर को वो पर्याप्त ही नहीं हो रहा है। सो ये कहने का तात्पर्य ये है कि हम तो केवल 5% ऑक्सीजन जो है उसी पे ही अपना गुजारा कर रहे हैं। पूरा जीवन हम उसी 5% ऑक्सीजन पे जी लेते हैं। एग्जैक्टली। तो कुछ लोग जब पूछते हैं कि प्राणायाम करने का क्यों हम ऐसे सांस लें, क्यों हम ऐसे करें, तो सबसे बड़ा जो एक साइंटिफिक अगर हम ये उनको बताएं तो वो ये है कि अगर 21% ऑक्सीजन है टोटल, उसमें से 10% आपके रूम में है और 5% भी हम अच्छे से इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त जागरण करते हैं उस समय ऑक्सीजन कंटेंट हमारा पूरा 21 का 21% है। हमें इतना टॉयल नहीं करना पड़ता है उसको सांस को वो लेने में। हम अगर ऐसे बैठे भी हैं तो भी हम फुली अपना ऑक्सीजन कंटेंट पूरा कर सकते हैं। और उसके ऊपर अगर हम लॉन्ग ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो लंग का जो टैंक है दैट इज फुल। तो ये सबसे बड़ा वो है कि ब्रह्म मुहूर्त जागरण हम करें और उस समय हम प्राणायाम करें। तो ब्रह्म मुहूर्त जागरण के तुरंत पश्चात थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के बाद वी विल गो ऑन दंत धावनम। हम अपना जो आयुर्वेदानुसार है दैट इज ऑल्सो 2 minutes प्रोसीजर, जिसमें हम ट्विग्स लेते हैं जो कि हम जिसे हम दांतुन कहते हैं। वो हम वट की दांतुन ले सकते हैं, गूलर की ले सकते हैं, करंज है, फिर आपकी अखरोट की दांतुन है, फिर आपकी ये पाकड़ एक वृक्ष होता है उसकी दांतुन है, और खदीर की दांतुन है। तो इस तरह के हम बहुत सारे वृक्षों की दांतुन ले सकते हैं, दैट ऑल्सो एरिया वाइज, जो जिस एरिया में वो जो भी उपलब्ध है। जैसे तिमिर की दांतुन है जिसे हम तिरमिरा भी कहते हैं। तो इस तरह के हम हर उसके अनुसार देश के अनुसार और हम वो वाली दांतुन यूज कर सकते हैं। मतलब कि टूथब्रश और टूथपेस्ट का कोई काम नहीं है? नहीं, आई मीन डेफिनेटली काम है, लेकिन जो आप ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और जो फ्रेश चीज़ें हैं, बिकॉज आपका एलोवेरा है फॉर एग्जांपल, उसका जो ड्रग पोटेंसी है दैट इज़ 24 आवर्स। 24 आवर्स में आप एलोवेरा जो भी आप पिक करते हैं तो वो एलोवेरा और जो आप उसके बाद उसको बंद करके जार्स में रख लेते हैं उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। उसी तरह जो आप फ्रेश ट्विग लेते हैं मॉर्निंग में और उस ट्विग को आप यूज़ करते हैं तो उसका जो ड्रग पोटेंसी है वो कहीं ज़्यादा इंक्रीज्ड है, बजाय कि वही चीज़ टूथपेस्ट में या उसमें हम आगे उसको मैन्युफैक्चर करके करते हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टेट देन। जी, मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग ये नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर हमारे आसपास अवेलेबल हैं तो इन नेचुरल प्रोडक्ट्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जी। तो दंत धावनम के बाद हम लोग दंत धावनम इसलिए करते हैं कि हमारा वो कषाय रस प्रधान होता है। तो आयुर्वेद में 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय।
तो इन्हीं का हम अपने भोजन में भी इस्तेमाल करते हैं कि पहले हमें मीठा खाना चाहिए, मधुर रस लेना चाहिए, फिर अमल लेना चाहिए, मधुर अमल, फिर लवण यानी कि नमक युक्त, फिर कटु, फिर तिक्त तीखा, फिर कषाय। तो यही प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें खाना भी खाना चाहिए। तो हमें 6 के 6 रस अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। तो हर ये जो खाने में हमें 6 के 6 रस हमें शामिल करने चाहिए। जबकि पाश्चात्य जो अगर हम पश्चिम को देखें तो उसमें क्या होता है कि मीठा आपका एंड में होता है। जी जी। तो यहाँ जबकि आयुर्वेद में मीठा सबसे पहले है जी। तो ये जब हम इसकी बात कर रहे हैं दांतुन की, तो इसमें ये कषाय रस प्रधान है जी। तो हम लोग मॉर्निंग में कषाय रस हमने यूज़ कर लिया। तो कषाय रस जो होता है वो जो माउथ के आपके मुंह में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं या फिर जो आपके एच पाइलोराई इन्फेक्शंस, उसका रस अंदर भी जाता है, तो उनको समाप्त करने में बहुत बड़ा उसका योगदान है। उसके ऊपर पेपर्स भी लिख दिए गए हैं, आप उसमें लोग देख सकते हैं उसको जी। तो इसीलिए दांतुन का जो मेन रोल है दैट इज़ कि कोई भी कषाय वृक्ष युक्त जो दांतुन होती है हम उसका प्रयोग मॉर्निंग में करें। उसके दंत धावन का ये 2 मिनट का प्रोसीजर है। उसके बाद हम चलेंगे अक्षि प्रक्षालनम में। तो अक्षि प्रक्षालन में हम, जैसा कि आप नाम समझ रहे हैं कि आइज़ का प्रक्षालन करना है, आइज़ को धोना है। तो अक्षि प्रक्षालन में हम क्या करेंगे कि त्रिफला जो चूर्ण है, त्रिफला को हम उसका पाउडर इवनिंग में एक ग्लास में, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्लास, वी विल जस्ट पुट द त्रिफला पाउडर इन इट और उसके अंदर उसको भिगो के रख देंगे जी। और उसका जब वो पाउडर बैठ जाएगा सारी रात, उसका जो पानी होगा उसमें हमने आइज को ब्लिंक करना है जी। तो ये इसको हम अक्षि निमेश कहते हैं कि वो जो ग्लास का जो ऊपर का उसका पानी है उसमें सुबह सिर्फ अपनी आइज को हमने ब्लिंक करना है। तो दैट इज अक्षि प्रक्षालनम। तो उसी तरह अक्षि प्रक्षालन बस वो किया और उसके बाद नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गो ऑन द अनदर प्रोसीजर। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आगे बढ़ें हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्षि प्रक्षालन जो आपने बताया उसके फ़ायदे क्या क्या हैं? अक्षि प्रक्षालन के इसको अगर डिटेल में बोलें तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो नेत्र ज्योति वर्धक है ये जी। दूसरा, आपके कोई भी आइज़ में कोई पार्टिकल्स आपको लग रहा है उसका क्लियरेंस हो जाता है पूरे दिन में। आप कुछ लोग आइज़ में कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, काजल लगाते हैं या कुछ भी आप टीवी देखते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, कंप्यूटर पे 24 घंटे हम लोग रहते हैं, तो ये सब के लिए क्योंकि त्रिफला है इसमें, आंवला, हरितकी, बहेड़ा, तो इससे त्रिफला निर्मित है इन तीनों चीज़ों से। तो आंवला तो आपको सभी को पता है कि आंवला षड्रस युक्त है, जो मैंने आपको ये बताया, विटामिन सी का बहुत अच्छा इसमें प्रचुर मात्रा में है। और दूसरा, आंवला ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो मैं आपको भोजन में भी समझा रही थी कि मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय 6 रस हैं। आंवला इज़ द ओनली थिंग जिसमें 6 के 6 रस हैं। आयुर्वेद में इट इज़ द ओनली थिंग, इसीलिए इसको षड रस युक्त प्रधान कहा गया है कि हम अगर एक आंवला लेते हैं तो पूरा भोजन हो जाता है वो। तो आंवला जो है, अगर हम आंवला, हरितकी, बहेड़ा, इनका जो तीनों का निर्मित जो एक पाउडर बनता है दैट इज़ त्रिफला। तो त्रिफला से अगर अपनी आइज़ को धोते हैं तो एक तो आइज़ का बहुत क्लियरेंस करता है ये, आइज़ नेत्र ज्योतिवर्धक है और आपकी जो मसल्स हैं आइज़ की उनको स्ट्रेंथन करता है जी। तो ये इसका कार्य है जी। हाँ जी। तो उसके बाद हम नेत्र का ही प्रक्षालन करते हैं। नेत्र प्रक्षालन के तुरंत बाद हम लोग जाते हैं अंजन विधि पे। तो आजकल काजल सभी लोग लगाते हैं जी। और प्राचीन समय में आयुर्वेद में अंजन एक बहुत ही हम ये कह सकते हैं बहुत ही प्रख्यात था उस टाइम पर। एवरीबडी यूज टू पुट अंजनम। सो अंजन को लोग बनाते थे घर पे, और ये रोज़ पेटल्स से भी बनता है, बादाम से भी बनता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कोई एक आयुर्वेद में रसा अंजन कहते हैं, सौवीर अंजन कहते हैं, तो वैसे बनता है। और एक अंजन आयुर्वेद में समुद्र से लिया गया है, दैट इज़ द बेस्ट अंजनम। तो जो समुद्र से लिया, हाँ जी, हाँ जी। तो ये अंजन विधि है कि हम लोग उसको घर पे, और उसको चांदी के पात्र में रखा जाता है और चांदी की ही शलाका यूज़ की जाती है उसके लिए, जिससे उसको लगाया जाता है। एग्जैक्टली। तो हम उसको घर पे बादाम से बना सकते हैं, गुलाब से बना सकते हैं, और फिर हम उसको अप्लाई करने का भी मॉर्निंग का जो टाइम है उसमें उसको अप्लाई कर सकते हैं जी। मतलब कि काजल लगाने का भी एक समय निर्धारित किया गया है, एक समय है। और उसमें भी एक प्रकार हैं बहुत सारे कि अंजन बहुत ही एक वास्ट है, हम अब यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते उनको। तो वो उसके अकॉर्डिंग है कि नेत्र में क्या क्या विकार हैं, जितने प्रकार के विकार हैं उसके अकॉर्डिंग उतने प्रकार के वो अंजन मेडिसिनल बनाए जाते हैं जी। और फिर उनको वैसे ही यूज़ किया जाता है।
तो अंजन के बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं कंवल पर। तो मुंह में कोई भी औषधि युक्त कोई द्रव्य लेकर उसको मुंह में घुमाना, उसको हम कंवल कहते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी औषधियाँ, और वो औषधियाँ प्रकृति के अनुसार हैं। जैसे हर व्यक्ति की एक अलग प्रकृति है, तो हर व्यक्ति की अलग प्रकृति के अनुसार एक अलग उसको वो कंवल दिया जाता है कि पित्त प्रधान व्यक्ति है, वात प्रधान व्यक्ति है, तो उसको उसकी प्रकृति के अनुसार हम उस तरह का कंवल करवाते हैं। तो कंवल के बाद वो पूरा ये कंवल क्या कोई औषधि युक्त एक हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये कोई लिक्विड है? इट्स अ लिक्विड, औषधि युक्त एक लिक्विड है जी। हाँ जी, जो हम पूरे मुंह में घुमाते हैं, उसको मुंह में और फिर उसको हम धारण भी करते हैं। धारण इन द सेंस कि हम उसको बहुत देर तक मुंह में रखते हैं, इतनी देर तक रखते हैं कि जब तक हमारे नेत्रों से अश्रु ना जाए। तो वो एक प्रोसीजर है कि जिससे हम अपने जो जैसे स्वेद है, पसीना है, और हमारा जो आईज से कुछ निकलता है, तो या हमारे ईयर्स से कुछ भी, तो उसको बाहर निष्कासित करने का ये एक दिस इज़ अ वे जी, है ना। तो कंवल के बाद हम आगे चलते हैं, वो है हमारा अभ्यंग। दैट इज़ इट इज़ लाइक अ पॉलिशिंग ऑफ द बॉडी। अब कोई भी हम ऑयल यूज़ करते हैं बॉडी के ऊपर, अपनी बॉडी को उससे एडॉन करते हैं, तो वो हमारा अभ्यंगम है। कि जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो साइकिल का पहिया होता है, उसको जब वो चलता नहीं है तो हम उसको ग्रीज करते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह हम अपनी बॉडी को भी एक शाइन करते हैं, पॉलिश करते हैं, ताकि वो बॉडी स्ट्रेंथन हो जाए। तो अभ्यंग के लिए बहुत सारे ऑयल्स हैं जो रिकमेंडेड हैं, वो भी अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग ऑयल जी, मतलब अलग अलग प्रकृति के हिसाब से। एग्जैक्टली अलग अलग आयुर्वेद में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि सबके लिए एक जैसा है जी, कि हम लोग पैरासिटामोल सबके लिए एक जैसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। इसमें हर प्रकृति के अनुसार, हर प्रकृति के अनुसार, उसकी बॉडी टाइप के अनुसार हम उसके लिए अलग अलग उसका बॉडी पूरा पता करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देन वी डू ऑल दीज प्रोसीजर्स। तो ये एक दिनचर्या के 2-2 मिनट के छोटे छोटे कार्य हैं। अभ्यंगम के बाद स्नान विधि आती है। तो स्नान में हम लोग एक मेडिकेटेड स्नान तैयार करते हैं जी। अवगाहन उसको कहते हैं, और जिसमें बॉडी को पूरा सोक किया जाता है, और उसमें बहुत सारे मेडिकेटेड हर्ब्स डालते हैं, जिससे कि दैट इज ऑल्सो वी कैन रिलेटेड टू द एरोमा थेरेपी ऑल्सो, जिससे बॉडी रिजेनरेटेड फील करे जी। और इसको संक्षिप्त करते हुए स्नानम के बाद हम लोग इन प्रोसीजर्स को ऑलमोस्ट we go on the closing form, and then we can do the व्यायाम जी and योग, जो आपने पहले भी ये प्रश्न किया था मुझसे। हाँ, क्या महत्व है एग्जैक्टली। तो योग का तो आप जानते ही हैं कि योग आजकल पूरा देश, पूरा विश्व योग से काफ़ी प्रभावित है। एग्जैक्टली तो योगा, और वो एक बहुत ही इलैबोरेट टॉपिक हो जाएगा जी। तो योग और आयुर्वेद का संबंध तो प्राचीन काल से रहा ही है, प्राणायाम का एक बहुत संबंध रहा है। तो योगाभ्यास बहुत प्रकार के हैं। अगर हम सारे योगा को प्रैक्टिस करें और उसके बाद फिर प्राणायाम विधि पे जाएं, तो आई थिंक ये 1 आवर पूरा इन सब दिनचर्या के प्रोसीजर्स में लगता है जी। और जब ये पूरा कंप्लीट होता है तो देन यू डेफिनेटली फील वेरी रिजेनरेटेड। और मुझे लगता है कि ये छोटे सा लाइफस्टाइल है, जिसको सिर्फ लाइफस्टाइल बदलने से ही हमारे बहुत सारे शरीर के दोष हैं जी, जो एक सम मात्रा में आ जाते हैं, और हमें वो दोष उत्क्लेशित नहीं होते हैं जी। और वो बहुत ही एक सम मात्रा में आकर हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं जी। और ये ऋतुचर्या क्या होती है? हाँ जी, अभी हमने बात की दिनचर्या की जी। अब हम बात करते हैं ऋतुचर्या। ऋतुचर्या मैम हर ऋतु अनुसार, जिस तरह मैंने आपको बताया प्रकृति अनुसार हर इंसान डिफरेंट है आयुर्वेद में जी। उसी तरह हर ऋतु में ग्रीष्म ऋतु है, आपकी शिशिर ऋतु है, और आपकी फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहते हैं कि हेमंत ऋतु है। जितनी भी हमारी 6 ऋतुएं हैं, तो उनमें क्या है कि हर ऋतु में एक अलग खान पान, एक अलग तरह का लाइफस्टाइल, एक रिजीम है जी। फॉर एग्जाम्पल वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में हमारे शरीर में खुद ब खुद वात बढ़ जाती है जी। वात प्रकोपित हो जाती है। तो जब ये वात प्रकोपित हो जाती है
तो वर्षा ऋतु में हमारे जितने भी वातजन्य रोग हैं, जी। जैसे बॉडी एक्स हैं, पेन्स हैं, माइग्रेन है, ये सब जी। जितने रोग हैं ये भी उसके साथ साथ ही उत्क्लेशित हो जाते हैं। जी, तो मतलब अगर हम लोग ऋतुचर्या का पालन Follow करेंगे करें। हैं तो फिर इनको हम लोग कम कर सकते हैं। कम कर तो सकते हैं, हाँ। डॉक्टर हितांशु मांटा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे दर्शकों को आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा, और हाँ, साथ ही हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए ये जो दिनचर्या है, अपनी दिनचर्या में ज़रूर थोड़ा सा चेंज लाएंगे। तो आपसे अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।